हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट से चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम को स्टार्ट कर लिया था। स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो आप हमारे लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को फॉलो करके वहाँ से सारे प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। आज भी अगर आप देखो तो हमारे वीडियो की शुरुआत कल के ही क्लास से हो रही है। मकसद सिर्फ एक है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कल के क्लास को एक बार बांध लेते हैं। आइएगा, और इतने अच्छे तरीके से इसको बांधते हैं कि इसकी बातें जल्दी हमसे निकले ना। बच्चे याद करो, कल हम लोगों ने सबसे पहले नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझा था। हमने यहाँ पे 4 बातें देखी। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम कहते किसको हैं, तो पता चला कि नेशनल इनकम जो है वो जोड़ है। जोड़ मतलब सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का। बच्चा याद करो, फैक्टर इनकम क्या होता है? तो फैक्टर से होने वाला इनकम, फैक्टर किसको किसको कहते हैं? लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योरल स्किल को, है ना, कहते हैं ना। तो अब इस फैक्टर से होने वाला इनकम, लैंड से होने वाला इनकम रेंट, कैपिटल से होने वाला इनकम इंटरेस्ट, लेबर से होने वाला इनकम वेजेस, एंटरप्रेन्योरल स्किल से होने वाला इनकम प्रॉफिट या लॉस होता है ना। तो उस फैक्टर से होने वाले इनकम को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो उसका सारा का सारा सम टोटल क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। पहली बात। दूसरी बात, बच्चा याद करो, उस फैक्टर इनकम को अर्न कौन करता था? उसको अर्न करता था नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। बच्चा याद करो, नॉर्मल रेसिडेंट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। नॉर्मल रेसिडेंट वो इंसान है जो 4 कैटेगरी को या 4 क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। पहला क्राइटेरिया, जो हमारे लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब हमारे देश में जिसका जन्म हुआ हो। दूसरा क्राइटेरिया, जो पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा से हमारे देश में रह रहा हो। तीसरा क्राइटेरिया, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही देश में हो, है ना। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। बच्चा अब यहाँ पे याद आपको क्या रखना है कि वो जो नॉर्मल रेसिडेंट जो फैक्टर इनकम जनरेट करेगा, वो फैक्टर इनकम वो अपने देश के अंदर भी जनरेट कर सकता है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में भी, और साथ ही साथ वो बाहर से भी वो इनकम जनरेट करके ला सकता है। मतलब अगर आपका कोई लैंड बाहर विदेश में है, आप वहाँ से कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, मतलब वहाँ से कोई रेंट जनरेट कर रहे हो, तो वो आपका फैक्टर इनकम कैसा है? वो आपका फैक्टर इनकम आउटसाइड दी कंट्री से हो रहा है। तो उस बाहर के कंट्री से, अपने कंट्री के बाहर से भी अगर जनरेट किया आपने है कोई भी तरह का फैक्टर इनकम, तो वो आपके नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें कब होनी चाहिए? एक अकाउंटिंग ईयर में। एक से ज़्यादा में कैलकुलेशन नहीं होगा। एक ईयर की बातें एक ही ईयर में होती हैं, ठीक है। यहाँ हमने फैक्टर इनकम देख लिया, हमने फैक्टर इनकम को क्लासीफाई कर लिया। फैक्टर इनकम जो होता है वो ट्रांसफ़र इनकम से अलग होता है। याद करो बच्चा, हमने कल के क्लास में इसको भी जाना था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम जो है वो अर्नड इनकम है। नेशनल इनकम में इसका कैलकुलेशन होता है। फैक्टर इनकम आपके फैक्टर सर्विसेज के बदले में जनरेट किया गया इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम जो है वो अनअर्नड इनकम है। इसको अर्न नहीं किया जाता है, ये एक हेल्प के तौर पे रिसीव किया जाता है, या डोनेशन के तौर पे या चैरिटी के तौर पे ये रिसीव किया जाता है। ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। इसमें एक बात और आपको याद रखनी होगी क्या, कि ट्रांसफ़र इनकम, याद करो बच्चे, हम लोग पढ़ चुके थे कि ट्रांसफ़र इनकम जो है उसका कैलकुलेशन हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में नहीं करते। ध्यान रहेगा, कल की बातें इतनी हमने की थी। इसके बाद देखो बच्चे, कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ा था। हमने यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस कर लिया था ना। बच्चे, जब हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच का डिफरेंस किए थे, नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाबू वहाँ पे साफ साफ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, अगर किसी भी इंसान के आगे इंडियन लगा है तो वो हमारे लिए क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है। उसका जो भी इनकम जनरेट करेगा वो उसका सारा इनकम हमारे देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। दूसरा, अगर किसी भी इंसान के आगे लोकल पीपल लगा है, तो लोकल पीपल मतलब हमारे देश का इंसान, तो उसका भी जो भी इनकम जनरेट होगा वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बच्चे, कोई फॉरेन सिटीजन, सर फॉरेन सिटीजन कैसे नेशनल इनकम में उसका इनकम इंक्लूड हो सकता है? वो कैसे हमारे लिए नॉर्मल रेसिडेंट है? बच्चे, एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में ये बात एकदम साफ साफ लिखा होगा कि वो हमारे देश में मोर देन 1 ईयर से रिसाइड कर रहा है, 1 साल से ज़्यादा से। बच्चे याद करो, इसमें मैंने आपको 2 छोटी बातें और बताई थी कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है, उसको हम लोग कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते हैं, भले ही वो 1 साल से ज़्यादा से ही क्यों ना रह रहा हो, क्योंकि ये रूल कहता है बच्चे, है ना। क्यों का जवाब सिर्फ इतना है कि ये रूल कहता है।
और वो हमारे देश में कोई समझो सिंपल सी बात कि वो किसी भी तरह का नॉर्मल रेसिडेंट बनने नहीं आया था, वो हमारे देश में या तो एजुकेशन गेन करने आया था या ट्रीटमेंट लेने आया था। ध्यान रहेगा नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। बच्चा याद करो हम लोग नॉन रेसिडेंट भी पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर बात नॉन रेसिडेंट की जाए तो फॉरेनर नॉन रेसिडेंट होता है। देखो जर्मन, फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट जो 1 साल से कम से रह रहा हो, ये सब हमारे लिए क्या है, नॉन रेसिडेंट है। बच्चा एक कॉन्सेप्ट और याद करो, हम लोग पढ़ के गए थे, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, यहाँ से कई बार मैंने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछते हुए देखा है। याद रखना डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करते हो तो बच्चा डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, देश के अंदर का इनकम। नेशनल इनकम याद करो, देश के अंदर जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो भी, और जो देश के बाहर से जनरेट करके ला रहे हो वो भी, दोनों। बच्चा अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करते हो तो याद करो यहाँ का भी पहला लाइन नेशनल इनकम के पहले लाइन से बिल्कुल हूबहू मैच करता है। कैसे, देखो ना इसमें भी लिखा हुआ है इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये भी सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का। देखो यहाँ भी नेशनल इनकम में भी लिखा हुआ है इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हाँ, अब कहानी बदलेगी। क्या बदलेगी, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इस फैक्टर इनकम को नॉन रेसिडेंट भी अर्न कर सकता है और नॉर्मल रेसिडेंट भी अर्न कर सकता है, ये दोनों मिलकर के अर्न कर सकता है। लेकिन बच्चा याद करो नेशनल इनकम को सिर्फ कौन अर्न करेगा, मतलब किसके इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट के। नॉन रेसिडेंट के इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल। बच्चा आगे बढ़ना, याद करो हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम में एक बात और देखी थी कि ये डोमेस्टिक इनकम जो है वो सिर्फ कहता है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि नाम ही है ना डोमेस्टिक इनकम, मतलब देश के अंदर का इनकम, तो उसको जनरेट भी तो देश के अंदर ही करना पड़ेगा ना। अगर देश के बाहर से कमा के ले आओगे तो फिर वो डोमेस्टिक नाम कैसे रहेगा, है ना। तो इसलिए इसको जनरेट कहाँ पे करना पड़ेगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब देश के अंदर। और कब जनरेट करना पड़ेगा, 1 साल में। लेकिन बच्चा याद करो नेशनल इनकम के बारे में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कहा जाता है कि जनरेटेड विद इन एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। देश के अंदर से भी जनरेट कर सकते हो अपने फैक्टर सोर्सेज से इनकम, और अगर वही फैक्टर सोर्सेज अगर आपके देश के बाहर हैं और वहाँ से भी कोई आप इनकम जनरेट करके ले आते हो तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है। बच्चे यहाँ से हमने बड़ा बढ़िया सा इसका फॉर्मूला सीख लिया था कि सम टोटल होगा फैक्टर इनकम का। डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, जिस फैक्टर इनकम को अर्न कौन कौन करेगा, तो अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और वो कब होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। हाँ, एक अकाउंटिंग ईयर कॉमन है दोनों में। नेशनल इनकम में सम ऑफ फैक्टर इनकम, ये भी सम टोटल है फैक्टर इनकम का। अर्न कौन करेगा, देखो यहाँ पे ओनली वर्ड लगा है, ओनली नॉर्मल रेसिडेंट विद इन एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, जो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, दोनों में से कहीं से भी जनरेट करके ला सकता है। कब, एक अकाउंटिंग ईयर में। ध्यान रहेगा, कल हम लोग इतना पढ़ के गए थे बच्चा। आगे बढ़े, आ जाओ। देखो बच्चा कल के क्लास में अगर याद करो तो हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लिए थे, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। याद है बाबू, डोमेस्टिक इनकम को कैसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चा जो जो चीज़ डोमेस्टिक इनकम में है उस चीज़ को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो जो चीज़ नेशनल इनकम डिमांड करता है, अगर वो चीज़ इसमें है तो सही है, और नहीं है तो इसमें ऐड कर दो, और ज़्यादा है तो हटा दो, कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद। कैसे सर, क्या बोल रहे हो आप, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चे याद करो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, सबसे पहले बिना देखे बोलना। डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है बच्चा, डोमेस्टिक इनकम में सर पहला तो होता है सम टोटल होता है सर फैक्टर इनकम का। सर दूसरा जो होता है वो आपका उस फैक्टर इनकम को नॉर्मल रेसिडेंट भी जनरेट कर सकता है, नॉन रेसिडेंट भी जनरेट कर सकता है। सर तीसरा होता है कि वो सारा का सारा फैक्टर इनकम देश के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बच्चा याद करो, इससे कुछ अलग बातें नॉर्मल आपकी मतलब कि वो नेशनल इनकम में होती है ना। तो देखो तो ज़रा डोमेस्टिक इनकम में हमको क्या क्या ऐसा चीज़ हटाना पड़ेगा ताकि वो नेशनल इनकम के तरफ कन्वर्ट हो जाए। बच्चा डोमेस्टिक इनकम में इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट हटाना पड़ेगा ना। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम में हम लोग नॉन रेसिडेंट के इनकम को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए देखो डोमेस्टिक इनकम में से मैंने माइनस कर दिया। अच्छा बच्चा याद करो, क्या डोमेस्टिक इनकम में बाहर के इनकम को हम लोग ऐड करते थे, जो बाहर से कमा के लाए हैं? नहीं सर, उसको ऐड नहीं करते थे, सिर्फ अपने देश के अंदर की कमाई उसमें ऐड होती थी। ये देखो मैंने ऐड कर दिया, नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, NFIA कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या, यहाँ देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, मतलब इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, आप लोग जो इनकम अर्न किए हो बाहर के देश से, और इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट, जो बाहर का विदेशी जो है, जो फॉरेनर जो है, वो आपके देश में अगर कोई इनकम अर्न किया है तो इस दोनों को क्या किया आपने, माइनस कर दिया। जैसे ही आप इन सारे चीज़ों को माइनस करोगे तो जो ये एडजस्टेड आपका अमाउंट आता है, इस एडजस्टेड अमाउंट को यहाँ अगर जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। ध्यान रहेगा, यहाँ तक की बातें ध्यान रहेंगी। आ जाओ बच्चे, आज के क्लास की अब शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बाबू। नेशनल इनकम टफ है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। आराम से पढ़ते जाना है, समझते जाना है, जो दिक्कत हो पूछ लेना है बेझिझक। बच्चे सारे नोट्स जो हैं वो लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, उसके बाद वीडियो क्लासेस भी उस पे हैं। लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पे सारे प्रीवियस क्लासेस हैं, देखते रहो, फॉलो करते रहो। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ईजी सा चैप्टर है यार, लोग बिना मतलब का इसका हवा बना रखे हैं। आ जाओ, आराम से समझना। देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट आज का है, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल। सबसे पहले बाबू याद रखना, ये जो आइडेंटिकल वर्ड है, इस आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, हूबहू, है ना, बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, इस आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। अब देखो ज़रा क्या सेम है यहाँ, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चे आना ज़रा समझना। देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सही बात है, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम होते हैं। बिकॉज वॉट एवर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो भी गुड प्रोड्यूस होता है वो सारे के सारे प्रोड्यूस गुड्स इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक इनकम। जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, कहा जाता है कि वो सारा प्रोड्यूस गुड्स कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, डोमेस्टिक इनकम में। सर कुछ समझ में नहीं आया, गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये आप कहना क्या चाहते हो। बच्चे देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आना एक बार, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता होगा, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता होगा, मानते हो इस बात को। प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता होगा। बच्चा यही प्रोड्यूस किया गया गुड्स और सर्विस जो है, जानते हो, अगर ये प्रोड्यूसर इस गुड्स और सर्विस को अपने देश के अंदर से प्रोड्यूस करे तो उसको क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल, है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करता है बाबू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश के अंदर गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस करता है, उस गुड्स और सर्विस को सोचो प्रोड्यूस करके क्या करता होगा। सर आपने एरो लगा रखा है, बेचता होगा। बिल्कुल बाबू, वो बेच देता है उन सारे गुड्स और सर्विस को। प्रोड्यूस ही इसलिए करता है ताकि वो सेल कर सके। बच्चा क्यों सेल करता होगा, देखो ना, फिर से एरो लगा हुआ है, ताकि वो क्या जनरेट कर सके, रेवेन्यू कमा सके। बच्चा पार्टी एक बात मुझे बताना, ये जो प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया था देश के अंदर, जिसको आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा, जिसको उसने आगे चल कर के बेच दिया, जिससे वो रेवेन्यू कमाया, क्या इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को या गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए उसे किसी भी तरह के फैक्टर की ज़रूरत पड़ी होगी, मतलब लैंड की, लेबर की, कैपिटल की ज़रूरत पड़ी होगी। हाँ सर बिल्कुल पड़ी होगी। बिना लैंड, लेबर, कैपिटल के कोई भी प्रोड्यूसर कैसे कोई भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल बच्चा, उसको ज़रूरत पड़ी होगी। बाबू अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो क्या मुफ्त में मिल गया होगा वो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? नहीं सर, मुफ्त में कैसे मिलेगा। उन सब के बदले बाबू एक बात बताना, क्या कुछ ना कुछ उस प्रोड्यूसर को चुकाना पड़ा होगा ना, देना पड़ा होगा ना, उसको रिवॉर्ड करना पड़ा होगा ना उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जिसको उस प्रोड्यूसर ने यूज़ करके ये गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया था। हाँ सर, हाँ देना तो पड़ा होगा। बच्चा देखो अब वही बात हुआ, रेवेन्यू जो भी वो कमाया, वो सारा का सारा कमाया गया रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसका है? हाउस होल्ड का। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसका है? हाउस होल्ड का। बच्चा पार्टी याद करो, हाउस होल्ड को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो कमाई होता है उस कमाई को क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम, है ना। और बाबू ये कमाई उसके देश के अंदर के फैक्टर सर्विसेज का है, इसलिए इस इनकम को क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम। ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो तो क्या अब डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल हो गया। और याद करो मैंने आपको बता रखा है कि आइडेंटिकल के लिए हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं ना। आइडेंटिकल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रिपल इक्वल टू। याद करो हम लोग ट्रिपल आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो ध्यान रहेगा यहाँ पे ये सारी बातें।
कि कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम आइडेंटिकल है। हाँ सर, एक बार और बस बता दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चा, एक बार आना, ध्यान से समझना, एकदम बांध देना पकड़ के इस कॉन्सेप्ट को, छूटने ना पाए। देखो बच्चे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ एक बार मेरे डेफिनेशन पे आना। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही इनकम होगा, आइडेंटिकल टू ईच अदर, बिकॉज वॉट एवर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होता है इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक इनकम। वो सारा का सारा प्रोड्यूस गुड्स कन्वर्ट हो जाता है किस में, डोमेस्टिक इनकम में। आना, एक बार समझ जाना फिर से बच्चा। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोड्यूसर ने जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया देश के अंदर मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब भी देश के अंदर वाली बात हो उसको डोमेस्टिक कहते हैं। देश के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें, है ना। डोमेस्टिक, देश के अंदर प्रोड्यूस किया गुड्स और सर्विस। बच्चा, उस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूसर क्या किया, बेच दिया। बेच करके क्या कमाया, रेवेन्यू जो भी कमाया, क्या वो सारा गुड्स और सर्विस ऐसे हवा में बन गया होगा तथास्तु टाइप का कि जाओ बच्चा तुम्हें गुड्स और सर्विस मिल जाएगा, ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं सर, ऐसा तो पहले के ज़माने में होता था, वो द्वापर त्रेता में सब होता था, है ना, कि ढेर सारा वो तपस्या करता था और तपस्या करने के बाद ईश्वर खुश होते थे और तथास्तु कह के उसे सारे गुड्स और सर्विस उसे मिल जाते थे। बिल्कुल बच्चे, अब तो इस प्रोड्यूसर को गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए उसको चाहिए होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चा, अब जो भी रेवेन्यू, जो भी कमाई कमाया है प्रोड्यूसर, उस कमाई को बांटना भी होगा ना, क्योंकि वो कमाई उसका अकेले का नहीं है, बहुतों का उसमें मेहनत है। बहुतों का किसका, ये देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो बच्चा, इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता किसका है, हाउस होल्ड का। बच्चा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब भी कभी भी इनकम मिलता है तो याद करो हाउस होल्ड के लिए वो इनकम कैसा, हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर इनकम, और यही फैक्टर इनकम तो डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, क्योंकि देश के अंदर का इनकम है ये, देश के अंदर उसकी ये सारे फैक्टर सर्विसेज थी और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में उसको फैक्टर इनकम हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ उतना ही ना इनकम हुआ हाउस होल्ड वालों को, तो इसलिए कहा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कह लो आइडेंटिकल होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। क्लियर हो, ध्यान रहेगा यही सारी बातें। और ये जो यहाँ पे छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम है, इसको बना दोगे, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट और है बच्चा आज के लिए हमारे पास, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। समझना बाबू, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि किसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। क्यों सर, इसको समझना क्यों ज़रूरी है सर डोमेस्टिक टेरिटरी को? बच्चा, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है डोमेस्टिक टेरिटरी को, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी जब तक नहीं समझोगे आपको ये नहीं समझ में आएगा ये देश के अंदर की बात हो रही है या देश के बाहर की बात हो रही है ना। तो जब तक देश के अंदर की बात होगी, याद करो अभी आपने उसको पढ़ा कि उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। देश के अंदर कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चा, अगर देश के अंदर के अलावा देश के बाहर से कोई इनकम जनरेट हो जाए तो क्या वो डोमेस्टिक होगा? नहीं, अब वो नेशनल हो जाएगा। बच्चा, क्या वो देश के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें? देश के बाहर से अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस करके ले आओगे क्या उसको भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही कहेंगे? नहीं बच्चा, जिस तरह से देश के बाहर के इनकम को आप जब अपने डोमेस्टिक इनकम में जोड़े तो नेशनल इनकम कह दिए, उसी तरह से जब देश के बाहर के गुड्स और सर्विस को जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करोगे तो उसको नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब देखो बच्चा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते किसको हैं बाबू? याद रखना कि कॉमन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज़ अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन, है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी को लोकल बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल टेरिटरी। सर, पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब क्या होता है? बच्चा, पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब मान लो ना बाबू ये इंडिया है, ठीक है, मान लो ये आपका हमारा ये भारत महान है, ये हमारा इंडिया। तो बच्चा, ये जो हमारे भारत का ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर के अंदर की बातों को अगर आप करो तो जितने भी बॉर्डर के अंदर की बातें जो होती हैं, है ना, ये सारे बॉर्डर के अंदर की बातों को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल टेरिटरी, है ना। ज़रा ध्यान देना, पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी को पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं मानता है, वो क्या मानता है? इसको
इकोनॉमिक टेरिटरी, सर ये क्या हो रहा है? कभी आप डोमेस्टिक टेरिटरी को कॉमन लैंग्वेज में पॉलिटिकल टेरिटरी कहते हो, पॉलिटिकल टेरिटरी को आप समझाते हो कि अपने देश के मतलब बाउंड्री के अंदर की बातें। कभी आप कहते हो कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी कहता है। हाँ बच्चे, हाँ मैं यही कहता हूँ, ध्यान देना। क्यों मैं कह रहा हूँ इस बात को समझना। इसको इकोनॉमिक टेरिटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, विच इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैन पॉलिटिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल टेरिटरी से कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे सर? ध्यान देना, लास्ट है इसका। कहा क्या जाता है, यूनाइटेड नेशन वालों ने कहा, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। कहा जाता है कि जो भी इकोनॉमिक टेरिटरी है वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, मतलब भूगोलिक एरिया है। एक ऐसा एरिया जिस एरिया को एडमिनिस्टर, मतलब जिसका देख रेख, जिसका संचालन, जिसका गवर्नेंस कौन करता हो? तो किसी भी एक देश का गवर्नमेंट करता हो, विद इन विच, जिसमें आसानी से हमारा मैन, आसानी से हमारा मशीन और आसानी से हमारा कैपिटल क्या हो सके? सर्कुलेट हो सके। सर कुछ खास समझ में नहीं आया बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा। आ जाओ, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। मेरे एक एग्जांपल का आप जवाब दे दो और देखो आप कैसे समझ जाते हो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी किसको कहते हैं। मेरा एग्जांपल आपसे है बच्चे, ध्यान से सुनना। हमारे देश में, इंडिया में बच्चे, आप जानते हो ना कि हमारे देश में भी WHO का एक ऑफिस होगा। बिल्कुल बच्चे, हमारे देश में, इंडिया में जो WHO का ऑफिस है, बताना क्या उस WHO के ऑफिस में हम इंडियन जब चाहें अपना मैन, अपना मशीन, अपना कैपिटल लगा सकते हैं? WHO का ऑफिस हमारे इंडिया में है। क्या हमारी सरकार जब चाहे अपने लोगों को वहाँ भर्ती करा सकती है? जितना चाहे उतना है, जाओ रे जाओ WHO में जाके काम करो। रोजगार नहीं है, जाओ WHO में जाके काम करो। अच्छा मशीन है, जाओ WHO में रख दो, वहीं पर रख दो। कैपिटल लगा दो, WHO में लगा दो। सोचो क्या हमारे इंडिया में जो WHO है उसमें हमारा मैन, हमारा मशीन और हमारा कैपिटल क्या ईजिली सर्कुलेट हो सकता है? बताना बच्चे। आपका जवाब आएगा नहीं सर, WHO भले ही हमारे देश में हो सर, लेकिन वो WHO है थोड़ी हमारा। सर हमने सुना है, और अभी तो ये कोरोना वायरस के टाइम में बहुत ज़्यादा WHO का नाम सुनने को मिल रहा है। हमने सुना कि सर इसका मेन ऑफिस जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है सर। ये WHO हमारा नहीं है सर। बिल्कुल, ये फॉरेन कंट्री, मतलब कि इसके ऊपर गवर्नेंस हमारे देश का नहीं है। हम लोग इसके पार्ट हैं, लेकिन गवर्नेंस जो है वो हमारे देश का नहीं है। बिल्कुल बच्चे, अब ऐसे केस में एक बात समझना कि जब गवर्नेंस हमारे देश के गवर्नमेंट का नहीं है तो मैन, मशीन, कैपिटल भी हम लोग ईजिली सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे, हमारे देश में ही भले ही ये WHO क्यों ना हो, लेकिन क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिक टेरिटरी है? क्या ये हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं बच्चे, ये हमारे लिए इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है ना, क्योंकि इस WHO का गवर्नेंस, इसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल हमारा नहीं है। एक और एग्जांपल देना, देखना और इसका जवाब देना। बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आपको पता होगा कि USA में भी हमारा जो एक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका कोई ऑफिस होगा? बिल्कुल सर होगा। बच्चे अब देखो, USA में जो SBI है उसका जो ऑफिस है, उस ऑफिस में अगर हमारे देश की सरकार चाहे तो अपना मैन, अपना मशीन या अपना कैपिटल ईजिली सर्कुलेट कर सकती है। हाँ सर कर सकती है, क्योंकि वो तो हमारा है। क्योंकि यहाँ पे आपने WHO के बारे में साफ साफ कह दिया कि वो WHO हमारा नहीं है, तो हम लोग उसमें मैन, मशीन, कैपिटल ईजिली सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको आपने कह दिया कि इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। लेकिन बच्चे, यहाँ हम लोग मैन, मशीन, कैपिटल ईजिली सर्कुलेट कर सकते हैं ना? बताना ज़रा, मेरे सवाल का जवाब देना। हाँ सर कर सकते हैं। तो बच्चे, अब मैं कहूँगा कि भले ही USA में ये SBI क्यों ना हो, ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए इकोनॉमिक टेरिटरी होगा। बात को समझ रहे हो? अब आना, एक बार समझना। बिल्कुल बच्चे, कॉन्सेप्ट यही है। एक बार ज़रा मेरे डेफिनेशन को देखना। देखो यूनाइटेड नेशन वाले ने क्या कहा, लास्ट पॉइंट देखना है, क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तुरंत पकड़ में आएगा। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब कि वो एरिया
एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जिसको एडमिनिस्टर कौन करता हो, मतलब जिसके ऊपर कंट्रोल किसका हो, एक गवर्नमेंट का, जिसमें विद इन विच मैन मशीन एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसमें आप अपने मैन को, आप अपने मशीन को, आप अपने कैपिटल को आसानी से सर्कुलेट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वो एरिया, वो जोग्राफिकल एरिया आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए इकोनॉमिक टेरिटरी होगा, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। बात समझ रहे हो? और बच्चे याद करो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई भी इनकम होगा हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा ना? बिल्कुल होगा। यही कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, आ जाओ बच्चा। आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ज़रा ध्यान देना, सबसे पहले हेडिंग को समझो, हेडिंग क्या कह रहा है। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक वर्ड, फिर से मतलब देश के अंदर का प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट देश के अंदर प्रोड्यूस किया गया हो। उसका कौन सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको? एक तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट और दूसरा नेट कॉन्सेप्ट। बच्चा याद आता है कुछ ग्रॉस और नेट वर्ड सुन के? बिल्कुल याद आना चाहिए बाबू, याद आना चाहिए आपको। चैप्टर नंबर 2 याद करो। ग्रॉस में हम लोग पढ़े हुए थे कि जब भी कभी भी हम बात ग्रॉस की करते हैं तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, याद है? इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, पढ़े थे ना? और बच्चे नेट में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है, पढ़े थे, याद? आ जाओ। तो देखो, मैंने लिखा भी कुछ वैसा ही है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ख़त्म हो गया इसका कहानी। लिखा मैंने क्या है कि डेप्रिसिएशन कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में, ग्रॉस की बात करो या नेट की बात करो, दोनों के बीच में डिफरेंस कौन कॉज करता है? डेप्रिसिएशन। कैसे? ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दिया जाए तो याद करो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होते क्या बन जाता था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? अच्छा, ठीक इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, समझना बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से समझना। कॉन्सेप्ट को बांधते रहना बाबू। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, ज़रा समझो। अब देखो बच्चा, यही डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश के अंदर का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या होता है और देश के अंदर का प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, समझना बच्चे। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट की अलग अलग बारीकियों को समझाऊं, एक बात समझना, मैं कहता क्या हूं। कहा जाता है कि बाबू, अगर हमारे देश में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल होता तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस होता ही नहीं, अगर सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल होता तो। सर ये आप क्या कहना चाह रहे हो? बच्चे समझो ना, ज़रा ध्यान से समझना। मान लो अगर हमारे देश में सिर्फ हाउस होल्ड वाले होते और सिर्फ प्रोड्यूसर होता, तो हाउस होल्ड जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे देता किसको? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या करता? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता और अल्टीमेटली उसको बेच देता हाउस होल्ड को। दोनों अपने अपने नीड को फुलफ़िल करते, इकोनॉमी यूं ही चलता रहता। लेकिन बच्चे, कहानी कब शुरू हुई? जब हमारे देश में एंट्री हुआ गवर्नमेंट सेक्टर का, मतलब थर्ड सेक्टर, 3 सेक्टर मॉडल इसको कहते हैं, जिसमें हाउस होल्ड हो, प्रोड्यूसर हो और गवर्नमेंट हो, इसको 3 सेक्टर मॉडल। और 4 सेक्टर मॉडल किसको कहते हैं? जब गवर्नमेंट के अलावा एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन ट्रेड सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आ जाए तो। बच्चा देखो, ज़रा ध्यान से समझना। अब जैसे ही गवर्नमेंट का एंट्री होगा, गवर्नमेंट क्या कहेगा? गवर्नमेंट कहेगा कि अरे नालायकों, तुम लोगों को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा है, तुम लोगों को ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो फैसिलिटी है, ये कौन देता है? तो तुम लोग कहोगे सर गवर्नमेंट देता है। तो अब ऐसे केस में बच्चा, गवर्नमेंट आप लोगों से कुछ ना कुछ तो इन रिटर्न मांगेगा ना? बिल्कुल मांगेगा। बच्चे जानते हो रिटर्न में वो क्या मांगता है? रिटर्न में वो आपसे टैक्स लेता है। जैसे ही वो टैक्स लेता है, आपका फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाता है? वो इंक्रीज़ कर जाता है और इंक्रीज़ करके कहाँ पहुँच जाता है? मार्केट प्राइस पे। उसके बदले में वो आपको सब्सिडी देता है, मतलब रियायत देता है। रियायत जो है वो थोड़ा सा आपके मार्केट प्राइस को डाउन करता है, लेकिन फिर भी चेंज दोनों में आ जाता है। किसके कारण? गवर्नमेंट के एंट्री के कारण। अगर गवर्नमेंट नहीं होता तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? दोनों सेम होता। आना समझना। और देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर आइडेंटिकल।
दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं। अनटिल देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, कब तक दोनों एक जैसे हैं? जब तक गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप ना हो। अगर गवर्नमेंट ना हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर आइडेंटिकल। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस, जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। टैक्सेस और सब्सिडी अपना अपना रोल क्या करते हैं? प्ले करने लगते हैं। एंड बोथ बिकम डिफरेंट एग्रीगेट, और वैसे केस में बोथ बिकम डिफरेंट एग्रीगेट, यहाँ बोथ किसके लिए यूज़ किया जा रहा है बच्चे? वही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के लिए। अब ऐसे केस में फैक्टर कॉस्ट भी अलग हो जाएगा और आपका जो मार्केट प्राइस है वो भी अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। समझना बच्चे, इस चीज़ को समझने के लिए देखो मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए। एग्जांपल लेके मैं आ रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को। बच्चे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को सबसे पहले समझो। बच्चा डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर की बात, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, मानते हो? डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर कॉस्ट को पहले समझना बच्चे। फैक्टर क्या होता था? लैंड, लेबर, कैपिटल होता था ना। अच्छा, इस फैक्टर के बदले में कोई कॉस्ट भी देना पड़ता है? हाँ सर, देना पड़ता है ना प्रोड्यूसर को। सर लैंड के बदले में प्रोड्यूसर को रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले में सर प्रोड्यूसर को वेजेस देना पड़ता है, और कैपिटल के बदले में सर प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिल्कुल बच्चा, यही क्या होता है? फैक्टर पे लगने वाला ये कॉस्ट है ना। ये सारा आपका फैक्टर और ये फैक्टर पे लगने वाला कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। मतलब देश के अंदर जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किया, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता है उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। समझो, मान लो बच्चे इन सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक प्रोड्यूसर को क्या हुआ कि 500 करोड़ रुपए लग गए। ठीक है, एक प्रोड्यूसर को कितने लग गए? 500 करोड़। कहा क्या जाता है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आना अब ज़रा ध्यान से यहाँ से एक बार फिर से समझना। कहा क्या जाता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब 500 करोड़, ये बिल्कुल इक्वल होता किसके? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब ये भी 500 करोड़ होता। कब? जब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दोनों क्या होता? एकदम इक्वल होता। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट क्या किया? अब जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स को फैक्टर कॉस्ट पे 500 करोड़ लगा के जब गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, बीच में गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट कहता है क्या कि अरे कहाँ जा रहे हो प्रोड्यूसर सेक्टर? प्रोड्यूसर सेक्टर कहता है कि सरकार, मालिक, ये मैंने फैक्टर कुछ लिया था हाउस होल्ड वालों से, उस फैक्टर के बदले में मैंने कॉस्ट दिया है और कॉस्ट दे करके मैंने कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया है, जिसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्या करने वाले हो? तो अब मैं इस गुड्स को बेचने वाला हूँ। गवर्नमेंट कहता है कि अच्छा, एक बात बताना, ये जो रोड जिससे तुम जा रहे हो, जो गुड्स तुम बेचने वाले हो, ये रोड किसका? कहता है सरकार आपका। कहता है तुम जो बड़े इत्मीनान से इस गुड्स को बेच रहे हो, तुमको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे साथ है। लॉ एंड ऑर्डर किसने बनाया? तो प्रोड्यूसर कहता है मालिक, माई बाप, आपने बनाया। कहता है नालायक, जब इतनी सारी सुविधाएं मैंने तुम्हें दी हैं तो उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये कहता है प्रोड्यूसर कि अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। बोलिए आपको क्या चाहिए? तो वो कहता क्या है कि मुझे चाहिए भैया टैक्स। क्या कहता है? मुझे क्या चाहिए? टैक्स। कहता अच्छा ठीक है, मैंने आपको टैक्स दिया, ज़रा ध्यान दो। अब उसने क्या किया? उसने सीधा मांग लिया किससे? प्रोड्यूसर से टैक्स। बच्चे टैक्स कितना? 200 करोड़। ठीक है, जैसे ही 200 करोड़ टैक्स मांगा, याद रखना बच्चे, गुड्स और सर्विस पे लगने वाले टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना। तो क्या मांग लिया उसने? इनडायरेक्ट टैक्स। कितना? 200 करोड़। प्रॉफिट की बात अभी छोड़ दो। तो ऐसे केस में ज़रा देखो, 500 करोड़ और प्लस 200 करोड़, ये 200 करोड़ जो 700 करोड़ जो हो गया, ये 700 करोड़ क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या अब ये 500 करोड़ रहा? नहीं, गवर्नमेंट के आते ही ये 500 कन्वर्ट हो गया किस में? 700 करोड़ में। तो बच्चे ये बहुत काम देने वाला है, इसको हम लोग आगे जम के यूज़ करने वाले हैं अगले चैप्टर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में। जैसे ही मैं फैक्टर कॉस्ट बोलूं तो याद रखना 500 करोड़, और जैसे ही मैं मार्केट प्राइस बोलूं तो याद रखना 700 करोड़, है ना। तो कैसे ये हो गया कन्वर्ट? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे क्या ले लिया? इनडायरेक्ट टैक्स। कितना? 200 करोड़ का। तो ये पहुंच गया कहाँ? 700 करोड़ पे। ध्यान रहेगा।
इसी को कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बच्चे लेकिन यहाँ पे एक बात समझना कि गवर्नमेंट सिर्फ हमसे टैक्स लेता ही नहीं है, इसके बदले में कुछ हमें देता भी है, कुछ छूट भी देता है। तो ऐसे केस में अगर आप बात कुछ रिबेट की करो तो ध्यान दो यहाँ पे होता क्या है, जब बात आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की करते हो ना, जिसको अभी अभी आपने देखा कि 500 करोड़ में एक प्रोड्यूसर ने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया था, यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। याद रखो बच्चा, फिर से ये वर्ड नेट आया है, जैसे ही ये नेट वर्ड दिखाई दे समझ जाना कोई ना कोई एडजस्टमेंट ज़रूर हुआ है। बच्चे एडजस्टमेंट क्या हुआ होता है इस बात को समझना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने दिया है, जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने दिया है, उस इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे इस फैक्टर कॉस्ट में, ऐड हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो हमारे फैक्टर कॉस्ट को बढ़ाता है। बच्चा नेट वर्ड लगा मतलब कुछ एडजस्टमेंट तो होना चाहिए। हाँ सर, होना तो चाहिए। बच्चे याद रखना कि हम लोग, अब गवर्नमेंट हमारे दिए गए इस इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में हमें कुछ रिबेट देता है। उस रिबेट को जानते हो किस नाम से जानते हैं? सब्सिडी के नाम से। उस रिबेट को किस नाम से जानते हैं? सब्सिडी, मतलब छूट या रियायत इसको कहते हैं। तो सब्सिडी को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है आपको, जोड़ देना है इस फैक्टर कॉस्ट में, और सब्सिडी को घटा देना है ना। तो जिससे क्या होगा, ज़रा ध्यान देना बच्चे, जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जुड़ेगा, जब नेट की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जुड़ेगा तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जब गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलेगा और जब उस बढ़े हुए फैक्टर कॉस्ट में से जब सब्सिडी घटेगा तो फैक्टर कॉस्ट घट जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, और जो भी अंत में जो भी अमाउंट आता है वो जुड़ करके घट करके, हम लोग मानते हैं कि वो जुड़ने घटने के बाद वो 200 आया होगा, ठीक है, 200 करोड़। तो ये 500 और 200 700, ये 700 करोड़ क्या रहा होगा? ये बच्चे रहा होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट जब भी कभी भी आज के बाद बोलूँ तो फैक्टर कॉस्ट बोले तो 500 और मार्केट प्राइस बोले तो 700। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। रेगुलर पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।